नाज़रीन, खालिद इकबाल का सलाम कबूल कीजिए। हमने पिछली वीडियो में बड़ा तफसील के साथ ज़िक्र किया था कि बीइंग ए CSS ऑफिसर इज़ ए स्टेट ऑफ माइंड। अब आते हैं हम एग्ज़ामिनेशन की तैयारी की तरफ। ये एग्ज़ामिनेशन की तैयारी की दो अप्रोचेस जो ना वो हो सकती हैं। एक अप्रोच ये है जिसको कि हम टेक्नीशियन अप्रोच कहते हैं, और दूसरी अप्रोच जो है वो आर्किटेक्ट अप्रोच है। टेक्नीशियन अप्रोच ये है कि मैं आपको बताऊं कि कौन से सब्जेक्ट जो हैं वो आप सेलेक्ट करें, ये सब्जेक्ट ज़्यादा स्कोरिंग है और ये कम है, एंड थिंग्स लाइक दैट। और फिर आप मेरे कहे हुए पे बग़ैर सोचे समझे अमल करते जाएं। आर्किटेक्ट अप्रोच ये है कि मैं फैसिलिटेट करूं कि आप अपनी एबिलिटीज़, कैपेबिलिटीज़ और डिफरेंट स्किल्स जो हैं उनको इस तरह डेवलप करें कि आप ख़ुद डिसाइड कर सकें कि कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपको सिलेक्ट करने चाहिए, या कौन से सब्जेक्ट जो हैं वो लगता है आपको कि आपकी शख्सियत के मुताबिक हैं। तो सेकंड अप्रोच जो है आर्किटेक्ट अप्रोच, मैंने ज़िंदगी में हमेशा इस अप्रोच को प्रेफर किया है। आप देखें जो आर्किटेक्ट अप्रोच है उसमें एक आर्किटेक्ट क्या करता है, जब उसको कोई बिल्डिंग बनानी हो तो पहले वो आइडिया कंसीव करता है, फिर वो पेपर लेता है और पेंसिल लेके अपना जो आइडिया है वो पेपर पे सारा मुंतकिल कर देता है, और मुंतकिल करते हुए वो तमाम मटेरियल्स जो उस बिल्डिंग में इस्तेमाल होने हैं उनकी स्ट्रेंथ और उनका रिलेशनशिप देख के वो बिल्डिंग जो है वो तैयार करता है। फिर वो देखता है कि इस बिल्डिंग को कहाँ बनना है, वहाँ की एनवायरनमेंट, आब हवा को देखता है। फिर वो ये देखता है कि ये किन लोगों ने इस्तेमाल करनी है, उन लोगों की आदात व अतवार क्या हैं, उनकी ज़रूरियात क्या हैं। फिर कहीं जाके वो इस बिल्डिंग को शेप देता है। तो आप ये देखें कि ये आर्किटेक्ट अप्रोच जो है वो आसान अपरेंटली नहीं लगती, बिगनिंग में नहीं लगती, लेकिन जितनी देर तक एक आर्किटेक्ट को ये मालूम नहीं होगा कि सारा मटेरियल जो है इस बिल्डिंग में कैसा लगना है, लोग कैसे हैं जो आएंगे इस्तेमाल करेंगे, तो वो कामयाब नहीं हो सकता। इसी तरह जितनी देर तक आप अपने अंदर वो नॉलेज जमा नहीं कर लेंगे और फिर डिफरेंट एबिलिटीज़ डेवलप नहीं कर लेंगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर किसी वजह से आप CSS कर भी लेंगे तो भी यू विल नॉट बी ए गुड ऑफिसर। सो ये हम आर्किटेक्ट अप्रोच जो है वो अपनाते हैं। अब देखें कि जो आपने अपनी एबिलिटीज़ जो हैं वो डेवलप करने के लिए दो चीज़ें जो ना ज़रूरी हैं, उन पे ज़रा गौर करें। एक ब्रेन है और दूसरा माइंड है। पहले शुरू में हम ज़रा इसका डिफरेंस समझ लें। ब्रेन इज़ समथिंग फिज़िकल, इट हैज़ ए शेप, लेकिन जो माइंड है ये आपकी परसेप्शन है, थॉट्स हैं, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, आपकी मेमोरी है, ये जो ना ये आपका माइंड है। बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। अगर आप देखें कि एक इंसान की बॉडी की जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उसमें से तकरीबन 25% जो है वो ब्रेन जो ना इस्तेमाल करता है। और ब्रेन की डाइट क्या है, इसको चाहिए ऑक्सीजन एंड शुगर, इन दोनों को लेके ये एनर्जी बनाता है, और ये आपके अंदर एनर्जी होगी तो आप एक्टिवली अपने ब्रेन को इस्तेमाल कर सकेंगे। अब थोड़ा सा आप अपने बारे में भी जान लें। जब आपको अपने बारे में इल्म होगा कि आपके पास कौन सी एबिलिटीज़ मौजूद हैं या अल्लाह ताला ने आपको किन कैपेसिटी से जो ना वो ब्लेस किया है, तो आपको लगेगा कि ये CSS एग्ज़ाम क्लियर करना तो जस्ट उनमें से एक फ्रैक्शन का आप इस्तेमाल करें तो आप आसानी से जो है वो CSS का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं।
जितने इस आसमान पे आपको स्टार्स नज़र आते हैं उतने ही तकरीबन आपके ब्रेन सेल्स हैं जिनको हम के न्यूरॉन्स कहते हैं। और एक अंदाजे के मुताबिक एक शख्स के अंदर तकरीबन 10 बिलियन न्यूरॉन्स जो है मौजूद हैं। और हर न्यूरॉन जो है, ब्रेन सेल जो है, वो एक इंडिपेंडेंट सेल्फ कंटेन्ड कंप्यूटर है। और ये 1 मिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है ये हर न्यूरॉन जो है वो प्रोसेस कर सकता है। और जो इनके कम्युनिकेशन चैनल्स हैं, क्योंकि ब्रेन्स ये सेल्स जो हैं ये आपस में जुड़े नहीं हुए, इनके दरमियान फासला है और ये फासले के दरमियान कुछ केमिकल्स हैं जिनको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। और ये उन न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू ब्रेन सेल्स एक दूसरे से अपने आप कम्युनिकेट करते हैं। और अभी तक तकरीबन 60 टाइप्स ऑफ केमिकल्स जो हैं वो आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं जो कि एक दूसरे के साथ ब्रेन सेल्स को कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो नेटवर्क है सारा ब्रेन सेल्स का आपस में कम्युनिकेट करने का, ये जान के आपको हैरत होगी, ये तकरीबन 100,000 माइल्स पे जो ना मुहित है ये कम्युनिकेशन सिस्टम जो है। तो आप ये देखें कि अल्लाह ताला ने आपको कितनी ज़्यादा एबिलिटीज़ जो ना वो दी हुई हैं और आपने कितने ब्रेन सेल्स जो ना अभी तक इस्तेमाल कर लिए होंगे। ये कहा जाता है कि अभी तक जो मैक्सिमम ह्यूमन ब्रेन है उसका 10% भी जो ना वो इस्तेमाल नहीं हुआ। और 10% इस्तेमाल करने के बाद दुनिया में इजाज़त देखें कि क्या कुछ जो ना बनाई जा चुकी हैं। तो आप जब अपने अंदर कोशिश करके अपनी डिफरेंट स्किल्स को जो है वो डेवलप कर लेंगे तो फिर आपके लिए एग्ज़ाम जो है ये कोई मुश्किल काम नहीं रहेगा। और इन ब्रेन सेल्स को हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है ताकि ये बहुत फास्ट तरीके से आपस में कम्युनिकेट करें। जब आप इनका इस्तेमाल नहीं करते, कम्युनिकेशन नहीं होते, तो ये उतने अलर्ट नहीं रह जाते। ठीक है। और अब हम मेमोरी की बात कर लेते हैं। मेमोरी जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मेमोरी में जो डेफिनेशन है ये वैसे तो आम जब हम बात करते हैं तो मेमोरी का मतलब ये है कि इफ़ वन इज़ एबल टू रिकॉल द मटेरियल रिक्वायर्ड मटेरियल एट स्पेसिफिक टाइम, तो हम कहते हैं कि उसकी मेमोरी जो है ना वो बहुत अच्छी है। लेकिन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट जो हैं इन्होंने मेमोरी को 3 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। एक इंफॉर्मेशन डाटा जो है एनकोडिंग यानी कि लेना, उसके बाद उसको स्टोर करना, और तीसरा जो है इसको रिट्रीव करना। मैं आपको एक मॉडल आपके साथ शेयर करता हूँ। ये मॉडल जो है ये ब्रिटिश एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट है जिसका नाम डेनिस चाइल्ड है। उसने ये मॉडल इंट्रोड्यूस किया था और ये मॉडल जो है वाइडली एक्सेप्ट किया जाता है। अब आपको मैं स्क्रीन पे दिखाता हूँ। आई होप कि अब आप इस वक्त आप स्क्रीन पे जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा। ये सबसे पहले स्टिमुलस जो है ये आता है और हमारे सेंस ऑर्गन से जो है ना वो टच करता है, और उसके बाद अगर हम ज़रा सी इसको अटेंशन दें इस स्टिमुलस को, तो ये जो है हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में चला जाता है। और अगर हम इसको एनकोडिंग करें और कॉन्शियस एफर्ट करें तो ये सारा कुछ जो है ये हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है। जो कुछ लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है वो फिर डिप्लीट नहीं होता। रिकॉल करने का जो है वो मसला हो सकता है जो कि प्रैक्टिस से बेहतर बनाए जा सकते हैं, लेकिन जो कुछ लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला गया वो जो इतने आपको मैंने न्यूरॉन्स बताए हैं जो हमारे ब्रेन सेल्स हैं उनमें जाके महफूज हो जाता है। और फिर जो डेटा और इंफॉर्मेशन वहाँ चली गई, नॉलेज वहाँ चला गया, उसको इस्तेमाल कैसे करना है, यही है एबिलिटीज़ और स्किल्स जो कि डेवलप करने के लिए मैं आपसे
शेयर करूँगा कैसे डेवलप की जा सकती हैं। ये बिगनिंग में जब हमारे सेंस ऑर्गन के साथ ये स्टिमुलस टकराते हैं तो ये फौरी तौर पे बल्कि 1 सेकंड से भी कम वक्फे के अंदर जो है ना ये डिसअपीयर हो जाते हैं, फॉरगॉटन, कांट बी रिकॉल्ड। और इसकी मिसाल इस तरीके से है कि जैसे अगर सुबह आप घर से निकलते हैं यूनिवर्सिटी जाने के लिए या किसी जगह पे जाने के लिए, तो जो कुछ आप रास्ते में देख रहे होते हैं वो सारा कुछ जो है वो आपके सेंस ऑर्गन से टकरा तो रहा होता है लेकिन वो डिसअपीयर हो जाता है, फॉरगेटन। लेकिन अगर कोई स्टिमुलस स्ट्रॉन्ग हो, कोई आवाज़ ऐसी बहुत हो या फेमिलियर हो, तो उस सूरत में आप थोड़ी सी अटेंशन उसको पे करते हैं। और अगर ज़्यादा अटेंशन उसको आप देंगे तो वो फिर आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी जा सकता है। और जब हम कोई कोर्स या सिलेबस की बुक्स पढ़ रहे होते हैं तो उसमें भी एग्जैक्टली यही चीज़ें हैं कि जब आप कंसंट्रेशन के साथ अपनी नॉलेज को या डेटा को या इन्फॉर्मेशन को अपनी मेमोरी में भेज रहे होते हैं तो मेमोरी में जाके सारा कुछ स्टोर हो रहता है। फिर उनको रिकॉल करने की टेक्निक्स हैं कि आपने कैसे आप उनको रिकॉल कर सकते हैं। एक और चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, वो ये है कि जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठे हैं तो ये क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा आता है जिसको आपने आंसर करना होता है, ये भी एक स्टिमुली है। ठीक है, आप पढ़ते हैं और फिर जो आपके मेमोरी के अंदर सारा इंफॉर्मेशन और डाटा स्टोर किया हुआ है उसको आप रिकॉल करने की कोशिश करते हैं और रिकॉल करके जवाब जो है वो कागज़ पे लिख देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि तमाम क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं आपकी मेमोरी में पहले से उसी शेप में महफूज हों जिस शेप में कि रिप्रोड्यूस करने रिक्वायर्ड है। तो उस सूरत में क्या होगा, आपको अपनी दूसरी स्किल्स जो है वो बरूए कार ला के अवेलेबल नॉलेज इन द मेमोरी जो है उसको उसके मुताबिक शेप देनी होगी और क्वेश्चंस का जो ना आंसर जो ना देना होगा। अब आप ये देखें, मैं एक और आपको पिरामिड दिखा रहा हूँ जिसके अंदर जो है ये नॉलेज के लेवल्स जो है ना वो हो सकते हैं। ये कॉन्शियस एफर्ट्स के साथ और कुछ असाइनमेंट्स को देख के आप इनको समझ सकते हैं कि बॉटम पे आप देखें कि नॉलेज लिखा हुआ, ये सिर्फ नॉलेज जो है या जैसे हिस्ट्री है और उसको रिप्रोड्यूस कर देना चीज़ों को, वाक़यात को जो है ना, ये नॉलेज की बात है। ठीक है, इसके ऊपर जो है ये कम्प्रीहेंशन आती है। दैट मीन्स कि अगर किसी किस्म की डाटा इंफॉर्मेशन आपकी मेमोरी में चली गई है तो उसको जब आपने इस्तेमाल करना है या सवाल ऐसा आ गया है कि आपको 2-3 बुक्स में से एक्सट्रैक्ट्स लेके और उनका एनालिसिस करके जवाब देना है, तो वो तभी आप कर सकते हैं अगर आपने फुली कम्प्रीहेंड किया हो। तो ये नॉलेज की जो दूसरी स्टेज है वो कम्प्रीहेंशन की है। उसके बाद जैसे मैंने अभी कहा कि वो नॉलेज जो है वो फिर आप उसको अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद आप उसका एनालिसिस करते हैं कि ये ठीक मैंने अप्लाई किया है या नहीं किया। ठीक है, फिर सिंथेसाइज करके उसको एवेल्युएट कर लेते हैं। ये डिफरेंट स्टेजेस हैं, नीचे से लेके ऊपर तक, हायर लेवल तक हम जा रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट क्वेश्चंस में सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, जब हम आगे क्वेश्चंस की बात करेंगे तो उसमें थोड़ा सा मैं दोबारा आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन यहाँ मेरा आपको बताने का मकसद ये था कि ये सिर्फ मेमोराइज़ करने से, ये जो बातें आज मुझे फिर अफसोस होता है सुन के कि जी आप आएँ और 2-3 महीने में बैठ के सारे क्वेश्चन याद करें और आपको जो ना वो यू विल गेट थ्रू। नो, अगर आप गेट थ्रू कर भी लेंगे तो फिर आप आगे जाके यू कैन नॉट बी ए वेरी गुड ऑफिसर। तो ज़रूरी है कि आप अपनी जो है वो कैपेसिटी बिल्ड करें, अपनी एबिलिटीज़ को जो ना बिल्ड करें।
अपनी थिंकिंग एबिलिटी को जो ना बिल्ड करें। और ये सारी मैंने अभी थिंकिंग की बात की। अल्लाह ताला ने जो हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है वो थिंकिंग एबिलिटी की वजह से हम अशरफुल मखलूक़ात हैं कि हम सोचने की क़ुव्वत रखते हैं और सोचना ही जो है इसी से सारी दूसरी जो है वो एबिलिटीज़ को डेवलप जो ना किया जा सकता है। ये एनालिटिकल एबिलिटी जो है ये भी थिंकिंग प्रोसेस के रिज़ल्ट में जो है वो डेवलप होती है। और थिंकिंग की आप अगेन कैटेगराइज किस तरीके से किया गया है कि कॉन्वर्जेंट थिंकिंग है, डाइवर्जेंट थिंकिंग है, फिर क्रिटिकल थिंकिंग तो आप बहुत ही सुनते होंगे, इसका जिक्र लोग जो अक्सर करते हैं, और फिर एक लीन थिंकिंग है। ये मैं आपको स्लाइड दिखा रहा हूँ, ठीक है। एनालिटिकल थिंकिंग जो है, जो कन्वर्जेंट थिंकिंग है, उससे आपकी जो एबिलिटीज़ पैदा होती हैं वो एनालिटिकल स्किल पैदा होती है। और ये यूजुअली ये एबिलिटी जो है वन टाइप ऑफ सॉल्यूशन की तरफ जाती है कि किसी प्रॉब्लम का कह लें या किसी आइडिया जो नया है उसका सिर्फ एक सॉल्यूशन जो है ना वो लेके आए। और ये जो डाइवर्जेंट है ये क्रिएटिव थिंकिंग है, ठीक है। और इसमें हम बहुत से सॉल्यूशंस जो हैं वो सजेस्ट करते हैं, या डाइवर्जेंट थिंकर जो होते हैं या जो ये एबिलिटी डेवलप करते हैं उनका ट्रेंड ये हो जाता है, ये बेंड ऑफ माइंड ये हो जाता है कि एक से ज़्यादा जो है ना वो सॉल्यूशन होने चाहिए, और इससे हमारी कॉग्निटिव स्किल्स जो है ना वो डेवलप होती हैं। और क्रिटिकल थिंकिंग जो है वेरी इंटरेस्टिंग, ये अभी कैसी आपने जो एबिलिटीज़ डेवलप कर ली हैं, ठीक है, कोई नई सिचुएशन है जो पहले से आपको मालूम नहीं। CSS के पेपर्स की बात कर लें कि आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया जो कि आपने पहले उसके बारे में बिल्कुल पढ़ा नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी सी आपके पास इंफॉर्मेशन जो ना वो मौजूद है, तो जो आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं या आपकी एनालिटिकल स्किल है उसका आप इस्तेमाल करते हुए लॉजिक और रीज़न के साथ जो है ना अपना प्रीवियस नॉलेज जो है ना वहाँ इस्तेमाल करेंगे। ये क्रिटिकल थिंकिंग है। और लीन थिंकिंग जो है ये है कि कम से कम वक्त में कम से कम रिसोर्सेज में आप ज़्यादा से ज़्यादा काम जो ना कर सकें, इसको जो ना हम लीन थिंकिंग कहते हैं। और थिंकिंग एबिलिटी जो है जो कि बेसिक है सबका ये सारी कन्वर्जेंट थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग और लीन थिंकिंग का, इसको कैसे जो ना डेवलप किया जा सकता है। इसके लिए आपको चाहिए माइंड फुल ऑफ रेलेवेंट नॉलेज। रेलेवेंट नॉलेज मैं इसलिए कहता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि माइंड फुल ऑफ नॉलेज, आई एम सेइंग माइंड फुल ऑफ रेलेवेंट नॉलेज। रेलेवेंट नॉलेज का मतलब, क्योंकि इस वक्त इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है, नॉलेज जो है वो किताबों में, नेट पे, हर जगह पे मौजूद है कि आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप जो आपकी टास्क से रेलेवेंट है उसको लेके तो उसका इस्तेमाल करें। तो आपके पास जब CSS की आप तैयारी भी कर रहे हैं तो इर्रेलेवेंट नॉलेज पे आप अपना टाइम ज़ाया ना करें, ठीक है। जो रेलेवेंट नॉलेज है, जो कि आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं, उससे रिलेटेड जो नॉलेज है वो भी रेलेवेंट नॉलेज होगा, लेकिन आप ये समझें कि सेकंड प्लेस में रेलेवेंट वो नॉलेज होगा। तो रेलेवेंट नॉलेज चाहिए आपको अपने आप की थिंकिंग एबिलिटी डेवलप करने के लिए। और उसके बाद जो है ये जब आप थिंकिंग को आपकी डेवलप होगी तो इससे आपकी इनसाइट डेवलप होंगी। इनसाइट डेवलप होने का मतलब ये है कि डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज सब्जेक्ट्स जो है वो आपकी होगी। आपको समझ आ जाएगी कि ये सब्जेक्ट क्या है, ये क्या है और इसका किस तरीके से इस्तेमाल करना है। आगे चल के हम बात करेंगे इसके बाद कि हम इंटेलेक्चुअल और कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को कैसे डेवलप कर सकते हैं।
जो स्टूडेंट्स जो हैं या जो इम्तिहान देना चाह रहे हैं, कैंडिडेट्स जो हैं, जो बड़ी एक्सटेंसिव और कम्प्रिहेंसिव स्टडी करना चाहते हैं, वो मेरी बात की वीडियोस भी देखें। और मैं इस वीडियो का इख्तिताम यही करूँगा, और इसको आप ज़रा कम से कम 2 दफ़ा इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और इसके बाद अगली वीडियो जो है वो मैं आपको बताऊँगा सब्जेक्ट्स की सिलेक्शन के बारे में, और फिर स्टडी मैनेजमेंट के बारे में, और फिर आपने एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाके कौन सा मूड और किस तरह की स्टेट ऑफ माइंड रखनी है, ताकि जो कुछ आपने पढ़ा है उसको बड़े अच्छे तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकें क्वेश्चंस के मुताबिक, और आप उस वक्त तक अपनी वो एबिलिटीज़ डेवलप कर चुके हों जो कि मेमोरी में जो आपका नॉलेज है वहाँ उनको उसका एनालिसिस करके या उसका सिंथेसिस करके क्वेश्चंस का सही आंसर जो है वो दे सकें। तो इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।